Welcome back to our channel, dear students. Today we are going to start our chapter Pastoralist in the Modern World. आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एंड तक अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड की चैप्टर है ये आपकी बुक में इसलिए दिया गया है क्योंकि डियर स्टूडेंट पेस्टोरलिस्ट एक ऐसी कम्युनिटी थी जिनको इतना हिस्ट्री में नहीं दिया गया रोल। उनका हिस्ट्री में उनका छापा नहीं जाता था, उनको जनरली मिला, उनको नहीं दिया जाता था हिस्ट्री में, उनका पार्ट नहीं होता था। और जिसकी वजह से उनको कभी बुरा, क्योंकि देश में उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रगल करे हैं कोलोनियलिज्म में। जब डियर स्टूडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही थी तो उनको भी बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे जो है हार्ड टाइम देखने पड़े थे। तो उनको भी हिस्ट्री में एक जो है बिल्कुल स्थान मिलना चाहिए, इसलिए डियर स्टूडेंट आपकी बुक में चैप्टर दिया गया है। आपको पता है नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं इन सर्च ऑफ देयर लिविंग, और पेस्टोरलिस्ट जिसमें वो लोग होते हैं पेस्टर्स यानी कि ग्रेजिंग लैंड्स। और ये लोग क्या होते हैं, ये भी एक प्लेस से दूसरी तरफ में मूव करते रहते हैं। मतलब ये जो है डिस्ट्रिक्ट आपके मूव करेंगे क्योंकि इनको अपने हर्ड्स का भी जो है ध्यान देना पड़ता है। अब अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ तो माउंटेन्स में हम दो टाइप के पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, गुज्जर बकरवालाज और गड्डी शेपर्ड्स। तो अब हमें पता है माउंटेन्स में इवन जो गुज्जर बकरवालाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द हर्डर्स ऑफ गोट एंड शिप। हमें पता है गोट और शिप के हर्डर्स हैं। बहुत सारे इस रीजन में माइग्रेट करते हैं 19th सेंचुरी में सर्च ऑफ द पेस्टर्स फॉर देयर एनिमल्स। ग्रेजुअली वो क्या कहते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं देमसेल्व्स इन द एरिया एंड मूव एनुअली बिटवीन समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो दे लिव्ड इन देयर हर्ड्स विद लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। द ड्राई scrub forest have been provided pasture for their herds. By the end of April they began their northern march for summer grazing ground. Several households came together for this journey and forming what is called kafila. They crossed the Pir Panjal passes the enter the valley of Kashmir. With the onset of summer, the snow mountain and mountain sides were lush green. The variety of grasses was that sprouted provided rich, nutritious forage for animals' herds. By the end of September, the Bakarwalas were on the move again, this time on the downward journey back to the winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in low hills. तो अब डिकॉन्स्ट्रक्शन क्या है, गुज्जर बकरवालाज हमें पता है जम्मू कश्मीर के जो थे ग्रेट हर्डर्स से गोट और शिप के बहुत सारे जो है इस रीजन में माइग्रेट कर गए थे 19th सेंचुरी में, मतलब अपने एनिमल्स के पेस्चर्स के लिए। और ग्रेजुअली डिकेड्स में उन्होंने जो है अपने आप को इस एरिया में इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, फिर वो समर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में मूव करते रहते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स हैं तो विंटर सीजन में क्या होता है कि जम्मू में तो बहुत बर्फबारी होती है ऑब्वियसली डिस्टेंस, तो वहाँ पे जब पूरा बर्फ़ से ही पूरा ढक जाते थे ना पहाड़ वगैरह, तो वो क्या करते थे, वो नीचे को शिवालिक रेंजेस में चले जाते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बर्फबारी होती थी या फिर नहीं होती थी। ये शिवालिक छोटे होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, हिमाद्री और आपका क्या था, हिमाद्री था, हिमाचल था और शिवालिक था। याद रखो ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हुए चलो हिस्ट्री को। ठीक है, शिवालिक रेंजेस में चले जाते थे क्योंकि उनकी जो रेंज होती थी, जो उनकी हाइट होती थी वो कम होती थी। वहाँ पे थोड़ी देर रहते थे, विंटर सीजन में पूरा शिवालिक रेंज में रहते थे। ठीक है, वहाँ पे अपने हर्ड्स को मतलब ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट में जो है पेस्चर प्रोवाइड करवाते थे। फिर जैसे ही अप्रैल आए फिर से जहाँ कहाँ पर चले जाते थे, जम्मू कश्मीर में चले जाते थे समर में। और वहाँ पे सेवरल हाउस होल्ड जो है इस जर्नी में उनके साथ एक साथ आते थे और ये लोग क्या बनाते थे, एक काफिला बनाते थे और फिर यहाँ पीर पंजाल प्लेस क्रॉस करके वैली ऑफ कश्मीर में एंटर करते थे। और जैसे ही समर आता था स्नो मेल्ट हो जाती थी, माउंटेन साइड जो थी लश ग्रीन हो जाती थी कश्मीर की, तो वहाँ पे जो है वैरायटी ऑफ ग्रासेस और जो अच्छी न्यूट्रिशियस रिच जो फोरेज होती थी वो अपने जो हर्ड्स है उनको प्रोवाइड करवाते थे, एनिमल हर्ड्स को देते थे। और सितंबर में बकरवाला फिर से जो है कहाँ को चले जाते थे, लो हिल्स ऑफ हिमाचल में चले, शिवालिक्स में चले जाते थे क्योंकि बर्फबारी पड़ जाती थी कश्मीर टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर्ड्स को लो हिल्स में ले जाया जाता था। इन डिफरेंट एरियाज ऑफ माउंटेन्स द गड्डी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल था। अभी मैंने गुज्जर बकरवाला इसका बिल्कुल क्लियर करवा दिया। अब पढ़ते हैं गड्डी शेपर्ड्स के बारे में। तो गड्डी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से शिवल साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट, दे टू स्पेंड द विंटर इन लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज ग्लेजिंग द फ्लॉक्स एंड स्क्रब फॉरेस्ट। बाय अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड समर इन लाहौल एंड स्पीति। When the snow melted and high passes were clear, many of them moved onto high mountain meadows
meadows. By the September, they began their return movement. On the way, they stopped once again in the village of Lahul and Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crops. They then descended their flocks through the winter grazing ground on the Shivalik hills. Next April, once again, they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. अब दूसरे इन्होंने क्या बता रखा है कि गड्डी शेपर्ड जो थे हिमाचल प्रदेश, उनकी भी ये सिमिलर साइकिल होती थी। वो लोग भी क्या करते थे, अपना विंटर जो है लो हिल्स और शिवालिक में जो है बिताते थे, वहाँ पे जो है स्क्रब करते थे फॉरेस्ट में वगैरह वगैरह। और दूसरे जो अप्रैल में जो है वो फिर से नॉर्थ में मूव करते थे, और कहाँ पे लाहौल और स्पीति दो इन जगहों पे जो है अपना समर बिताते थे। और जब स्नो पूरी मेल्ट हो जाती थी, तो जब पासेस क्लियर हो जाते थे, वो फिर से जो है हाई माउंटेन्स में चले जाते थे, यानी कि समर टाइम आते ही ये तुरंत फिर से कहाँ निकल जाते थे, हिमाचल के जो हाई माउंटेन एरियाज है वहाँ पे निकल जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर में वो फिर से उनका रिटर्न मूवमेंट होता था, और फिर से वो लाहौल स्पीति में रुकते थे, उसके समन में फिर से ऊपर चले जाते थे। ठीक है, तो मतलब यही इनका जो है साइकिल चलते रहती थी। ठीक है, further to the east, Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders, came down to the dry forest of Babar and in the winter and went up the high meadows. The Bogials in summer, many of them were originally from Jammu and came to up UP hills in 19th century in search of good pastures. तो यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ईस्ट फर्दर टू ईस्ट जो गढ़वाल और कुमाऊं होते थे, तो गुज्जर कैटल हर्डर्स जो थे वो नीचे आ जाते थे ड्राई फॉरेस्ट के ऑफ द बाबर इन विंटर। तो वो जो है फिर से हाई मेडोज में जाते थे, है ना, और वहाँ पे बुग्याल समर्स में। और बहुत सारे जो थे वो ओरिजिनली कहाँ से थे, जम्मू कश्मीर से थे, और बहुत सारे जो है यूपी हिल से भी आए थे, ताकि उनको अच्छे पेस्चर्स मिल सके। ठीक है, the pattern of cycling movement between summer and winter pastures was typical of very pastoral communities in Himalayas, including Bhodias, Sherpas, and Kinauris. All of them were adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. When the pastures were exhausted or unusable in one place, they moved in their herds and flocked to new areas. This continuous movement also allowed the pastures to recover. It prevented their overuse. अब जैसे क्या है यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो पैटर्न था साइक्लिंग मूवमेंट बिटवीन समर और विंटर पेस्चर्स, वो टिपिकली कैसा था, पेस्टरल कम्युनिटीज हिमालयस का। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि उसमें जो है डिस्ट्रो आपके कुछ और भी आते थे, जैसे भोटियाज, शेरपाज और किन्नौरीज। ये सब पे जो है सीजनल मतलब चेंजेस कर, मतलब यही होता था इनका भी कि विंटर में बर्फ़ पड़ गई तो कहीं और जाते हैं, समर में अगर गर्म हो, समर में एक ही जगह रहते थे, फिर से वहीं पे चले जाते थे, और जैसे ही वहाँ विंटर आता था उसी जगह चले जाते, दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, तो ये इनका होता था। और जैसे ही पेशर्स एक जगह पे एग्जॉस्ट हो जाते थे, यानी कि ख़त्म हो जाते थे, तो फिर दूसरी जगह जो है चले जाते थे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट जो है उनको पेस्चर्स प्रोवाइड करवाते रहता था, और एक ही जगह से पेस्चर्स का ओवर यूज भी ये प्रिवेंट करता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन द प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। ठीक है, मेरे को लग रहा है चैप्टर बहुत छोटा और काफ़ी जल्दी होने वाला है। नॉट ऑल पेस्चर्स ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स Not all pastures operated in the mountain. They were also found in plateaus, plains, and deserts of India. The Aggas were modern pastoral communities of Maharashtra. In early 20th century, their population in this region was estimated to 4,67,000. Most of them were shepherds. Some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. The Dhankar shepherds stayed in central plateau of Maharashtra during the monsoon. This was semi-arid region with low rainfall and poor soil. It was covered with thorny scrub. Nothing but dry crops like bajra could grow sown here. In the monsoon, this tract became the vast grazing ground for Dankar's flock. By October, the Dankars harvested the bajra and started on their move west. After the march of about a month, they reached the Konkan. This was a flourishing agricultural tract with high rainfall and rich soil. Here, the shepherds were welcomed with Konkani peasants. After the Kharif harvest was cut in this time, the field had to be fertilized and made ready for the Rabi harvest. The Dankar flocks manured the field and fed on the stubble. The Konkani peasant also gave supplies of rice, which shepherd took back to the plateau where the grain was scarce.
With the onset of monsoon, Dengars left the Konkan and coastal areas with their flocks and returned to their settlement on the dry plateau. The sheep could not tolerate the wet monsoon condition. ठीक है, अब डियस्टर यहाँ पे मैं आपको पूरा ढंगर्स का बताती हूँ। तो ढंगर्स जो थे डियस्टर इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी थी महाराष्ट्र की, और अर्ली 20th सेंचुरी में जो उनकी पॉपुलेशन थी वो एस्टिमेट करी गई थी 4,67,000। ठीक है, और ज़्यादातर जो थे वो क्या थे, शेपर्ड्स थे, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स थे, और दो आगे के थे वो बफेलो हर्डर्स वगैरह भी थे। ढंगर शेपर्ड जो थे वो कहाँ पे रहते थे, सेंट्रल प्लेटू ऑफ द महाराष्ट्र रीजन, सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र रीजन में रहते थे ड्यूरिंग मानसून। ठीक है, मानसून के समय में रहते थे। और ड्यूरिंग ये जो एरिया था ये आपका सेमी एरिड रीजन, सेमी मतलब देखो यहाँ पे समझ वाली बात ये है कि ज़्यादातर शेपर्ड जो थे क्या थे, ब्लैंकेट वीवर्स थे, कुछ बफेलो हर्डर्स थे। और तो ये लोग जो समर पे समर कहाँ बिताते थे, समर बिताते थे आपके कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यानी कि जो दिया मानसून का पूरा समय होता था ये महाराष्ट्र में बिताते थे। सेमी एरिड रीजन था विद लो रेनफॉल और पुअर सॉइल, और यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता था, कुछ ड्राई क्रॉप जैसे बाजरा वगैरह यहाँ पे ग्रो हो सकती थी। और यहाँ पे जो है डंकर्स फ्लॉक जो है ग्राउंड ग्रेस करते थे। फिर अक्टूबर में क्या होता था, डंकर्स जो है बाजरा हार्वेस्ट करते थे और वेस्ट को मूव करते थे। तो वहाँ कहाँ को जाते थे, विंटर के समय, विंटर के समय वो चले जाते थे आपके कोंकण साइड। कोंकण आपको पता है ना, ज्योग्राफी से जोड़ते हुए चलो बेटा, इसलिए कहती हूँ ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ा करो आप लोग। ठीक है, तो ये अगर आपका इंडिया है तो बच्चे यहाँ पे आपका कोंकण था। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोग कोंकण मान लो। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे कोंकण में आ जाते थे। और ये एक फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट था जहाँ पे हाई रेनफॉल थी और रिच सॉइल था। तो ऑब्वियसली आप लोग बात से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती होगी। यस बच्चे, बिल्कुल क्रॉप अच्छी ग्रो होती थी। तो इधर शेपर्ड जो थे क्या किसके द्वारा वेलकम किए जाते थे, कोंकणी पीजेंट्स द्वारा वेलकम किए जाते थे। और खारिफ हार्वेस्ट, जैसे ही खारिफ हार्वेस्ट हो जाती थी, यानी कि मानसून हार्वेस्ट हो जाती थी, तो आपको पता है कि खारिफ के बाद राबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो राबी क्रॉप्स का समय आ गया था। तो फील्ड्स को कोंकण साइड जो फील्ड्स थे उनको रेडी करना पड़ता था राबी क्रॉप्स की सोइंग के लिए। तो धंगर्स क्या करते थे, वहाँ पे जाके फील्ड्स में मैन्योरिंग वगैरह कर देते, यानी कि खाद वगैरह डालने का काम कर देते थे। तो इसके बदले में वो क्या करते थे, कोंकणी पीजेस से राइस वगैरह लेते थे, सप्लाई ऑफ राइस वगैरह ये सारी चीज़ें लेते थे। क्योंकि वहाँ प्लेटू साइड जो ग्रेड थे बहुत कम थे, बहुत मतलब ना के बराबर थे, इसलिए वो यहाँ से राइस वगैरह लेते थे और फिर वहाँ के लिए स्टोर कर देते। ठीक है, सो फिर से जब मानसून आता था तो धंगर्स लेफ्ट करते थे, कोंकण को छोड़ देते थे और फिर से अपने वही प्लेटू वाले रीजन चले जाते थे, वहाँ बाजा वगैरह ग्रो करते थे। ठीक है, क्योंकि दिवसर शीप जो थी वो आपका वेट मानसून कंडीशन जो है सहन नहीं कर सकती थी। और आपको तो पता है कोंकण साइड कितनी बारिश होती है, तो इसलिए ये लोग को वापस जो है प्लेटू साइड जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको ढंगर्स का। अब हम आ जाते हैं वापस से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे in Karnataka and Andhra Pradesh again, dry settled plateau was covered with stored grass, inhabited by cattle, goat and sheep herders. The Golas herded cattle. The Kinnoris and Kudwas reared sheep and goats and sold woven blanket. They lived near woods, cultivated small patches of land, engaged in a variety of petty trades, and took care of their herds. Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and snow that defined the seasonal rhythms of their movement. Rather, it was alternation of monsoon and dry season. In the dry season, they moved to coastal tracts and left when the rain comes. Only buffaloes liked swampy, wet conditions of coastal areas during monsoon. World other herds had to shift to the dry plateau this time. तो डियस्टर इसमें क्या होता था, आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साइड क्या होता था, ड्राई जो सेंट्रल प्लेटू था वहाँ पे जो है स्टोन और ग्रास वगैरह होते थे, कैटल गोट और शिप वगैरह हर्डर्स वहाँ पे भी थे। तो गोलास जो थे वहाँ पे वो आपके कैटल हर्ट करते थे। किन्नौरी कुरबाज जो थे वो शिप और गोट जो है रेयर करते थे और वोवन ब्लैंकेट्स भी वो बेचते थे। ठीक है,
वो आपके वुड्स के नियर रहते थे, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड कल्टीवेट करते थे और बहुत सारे पिटी ट्रेड्स में वो एंगेज होते थे और अपने हर्ड्स का भी ध्यान देते थे। तो अनलाइक माउंटेन पेस्टोरेज उनका क्या होता था, वहाँ पे कोल्ड या फिर स्नो जैसा कुछ था नहीं, है ना, सीजनल दिन थे मूवमेंट। तो वहाँ पे जो है ऑल्टरेशन ऑफ मानसून और ड्राई सीजन रहता था। तो ड्राई सीजन में वो लोग क्या करते थे, वो लोग कोस्टल ट्रैक्स पे मूव ऑन करते थे, क्योंकि ड्राई सीजन में ऑब्वियसली पानी की कमी हो जाती थी और जैसे ही रेन आती थी वो वापस से अपने एरियाज में लाते चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि अब देखो जैसे कोस्टल एरिया, क्योंकि वो जो है बफेलोज हर्ट करते हैं और बफेलोज को सांपी चीज़ें पसंद होती थी, ठीक है। तो अदर हर्ट्स को जो है फिर से ड्राई प्लेटूस वाले एरियाज में शिफ्ट करना पड़ता था, इसलिए बफेलोज को भी साथ में ले जाना पड़ता था, क्योंकि दूसरे वहाँ और एनिमल भी थे, सिर्फ बफेलोज ही तो नहीं थे, है ना। बफेलोज थे लेकिन बफेलोज के साथ और एनिमल भी थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट उनको और एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए वापस से ड्राई प्लेटू रीजन में चले जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग जो है वो कंडीशन सहन नहीं कर पाते थे वेट मॉनसून वाली, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं बंजारास के बारे में। यस, Banjaras were yet another well-known group of graziers. Graziers. They were found in villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra. In search of good pasture land for their cattle, they moved over long distances, selling plow cattle and other goods to villagers in exchange of grain and fodder. हमें पता ही नहीं है बंजारा जो था अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स था, ठीक है। तो वो जो है फाउंड कहाँ पे पाए जाते थे, विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसी जगहों में वो पाए जाते थे। और ये लोग जो है गुड पेस्चर्स की वजह से मूव करते रहते थे लॉन्ग डिस्टेंसेज अपने प्लाव कटर को लेके विलेज टू विलेज, ताकि वो अपने प्लाव कटर के एक्सचेंज में बहुत सारा ग्रेन और फॉडर वगैरह ले रही, या फिर अगर वो खेतों को प्लाव कर रहे हैं अपने उनकी मदद से, क्या कहते हैं, बफेलोज की मदद से, तो उनको उसके बदले में जो है ग्रेन वगैरह मिले। तो ये लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है ट्रेवल करते रहते थे। कौन थे? बंजारास, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट राइकास में। तो अब यहाँ पे आपको दिया है, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव द राइकास, द स्नोफॉल इन दिस रीजन वॉज मेयर एंड much is uncertain. On the cultivated land, harvest fluctuate every year. Over vast stretches, no crop could be grown. So Raikas combined cultivation with pastoralism. During the monsoon, the Raikas of Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner stayed in their homes, villages where pastures were available. By October, when their grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in the search of other pastures and water and returned again during the next monsoon. One group of Raikas, known as Maru Desert Raikas, herded camels, and another group reared sheep and goat. तो यहाँ पे आपको क्या बता रखा है डियर सर कि डेजर्ट और राजस्थान में कौन रहते थे? राइकाज आप ही रहते थे। तो जैसे रेनफॉल जो है सीजन में, रेनफॉल जो है राजस्थान में आपको पता ही है बहुत कम होती है, अनसर्टेन होती है। तो वो जो है अपने हार्वेस्ट जो है उनकी फ्लक्चुएट होती रहती थी हर साल, ठीक है। तो कोई भी क्रॉप वहाँ ग्रो नहीं करते थे, इसलिए दूसरे जो राइकास थे वो कल्टीवेशन को पेस्टोरलिज्म के साथ जो है जोड़ देते थे। तो मौसम के समय जो राइकास होते थे बारमेर, जैसलमेर, जोधपुर वगैरह के, वो अपने घर ही रहते थे और पेस्चर्स उनके पास थे। पर अक्टूबर के समय क्या होता था, वेन द ग्रेजिंग ग्राउंड पर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, तो वो लोग क्या कहते थे, वो दूसरी जगह जाते थे पेस्चर्स के लिए, वाटर के लिए, और फिर बार बार जो है रिटर्न करते थे नेक्स्ट मौसम में। तो वो सामान लेके ही आते थे, बहुत सारा वाटर वगैरह सीजन आके लाते थे वो। तो एक ग्रुप तो राइकास का क्या था, मारू राइकास था, जो कि हर्ट करते थे कैमल्स, एंड अदर ग्रुप रेयर शीप एंड गोट। यानी कि दो टाइप के राइकास थे, एक तो शीप और गोट जो है रेयर करते थे और दूसरे कैमल्स को हर्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। So we see that life of these specialist groups was stayed by careful consideration of host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movement and ensure that they could move through different territories. They had to set up a relationship between farmers on one way, so that the herds could graze and harvested fields and manure the soil. They combined the ranges of different activities, cultivation, trade, and herding to make their living. How did the life of pastoralists change under colonial rule? अब दूसरे मैंने आपको ऐसे ही बताया कि पेशवा कम्युनिटी जो थी
वो स्टेट थी बाय द केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ हॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो उनको जज करना पड़ता था कि हर्ड जो है कितने समय तक एक एरिया में रह पाएंगे, और क्या वाटर और पेशेंट उनको अच्छी तरह अवेलेबल हो पाएगा जो उनको चाहिए, क्या उनको उनके मूवमेंट क्या वो अच्छी तरह से यहाँ स्टे कर पाएंगे, क्या उनकी अच्छी तरह रिलेशनशिप बन पाएगी फार्मर्स के साथ, क्या वो अच्छी तरह ग्रेस कर पाएंगे लैंड को। तो ये सारे जो है डाउट उनके पास रहते थे, है ना। तो अब पेशेंट्स की लाइफ कॉलोनियल रूल में कैसे चेंज हुई ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देते हैं कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। यस, तो चलिए डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। सो अंडर कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ पेस्टोरल चेंज ड्रामेटिकली। Their grazing ground shrank, their movement were regulated, and then their revenue had to pay increase. Revenue they had to pay increase. The agricultural stock declined, and their trades and craft adversely affected. How? तो भाई कॉलोनियल में ये सारी चीज़ें हुई तो सही, पर कैसे हुई ये सारी हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा पॉइंट है। The colonial state wanted to transform all the grazing lands into cultivated farm. Land revenue was one of the major sources of this finance. By expanding cultivation, they could increase their revenue collection. It could at the same time produce more jute, cotton, wheat, or other agricultural produce that were required in England. To colonial official, all uncultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agricultural produce. It was seen as wasteland and needed to be brought under cultivation. From the mid-19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. These rules, ill-cultivated land were taken over and given to selected individuals. These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. Some of them were made the headmen of the villages in newly cleared areas. In most areas of land were taken over were actually grazing tracts and used regularly by pastoralists. So the expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. ठीक है, तो अब पहला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ इसका। तो डियर स्टूडेंट, कॉलोनियल रूल के समय क्या होता था कि आपका जो कॉलोनियल स्टेट थे वो चाहते थे कि वो सारे जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उनको एक कल्टीवेटेड फार्म्स में जो है ट्रांसफॉर्म कर दे, और लैंड रेवेन्यू जो होता है बहुत ज़्यादा मेजर सोर्सेज था उनके फाइनेंस का, उससे उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो अगर उनको अपना कल्टीवेशन एक्सपेंड करना था तो वो चाहते थे कि वो अपना कल्टीवेशन एक्सपेंड करके क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जो है बढ़ा सकते हैं, है ना। तो वो एट द सेम टाइम चाहते थे कि ज़्यादा जूट भी हो, ज़्यादा कॉटन भी हो, ज़्यादा वीट भी हो। ठीक है, तो कॉलोनियल ऑफिसर्स क्या करते थे, वो अनकल्टिवेटेड लैंड उनके लिए क्या अपेयर होता था, अनप्रोडक्टिव होता था उनके लिए। अनकल्टिवेटेड लैंड वाज अनप्रोडक्टिव, और वो चाहते थे कि और वो ना, क्योंकि अनप्रोडक्टिव क्यों था उनके लिए जो वाला लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, क्योंकि ना तो उससे रेवेन्यू आता था ना उससे कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आती थी। अगर कल्टिवेटेड होता तो रेवेन्यू भी आता, टैक्स लगता उसमें, है ना। दूसरा एग्रीकल्चर जूट वगैरह भी आता। तो मतलब कंपनी का कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि ब्रिटिशर्स थे उनका प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला कि उसको वेस्ट लैंड की तरह देखा जाता था। और मिड-19th सेंचुरी में जो वेस्ट लैंड रूल थे वो इनेक्ट करते बहुत सारे पार्ट में। ये रूल्स थे कि अनकल्टिवेटेड लैंड को जो है एक सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे देते थे कल्टिवेट करने के लिए, उनको बहुत सारे कंसेशंस मिलते थे और उनको ये लैंड को कल्टिवेट करने के लिए एनकरेज किया जाता था। ठीक है, तो ये हेडमैन बनाया जाता था। सम ऑफ देम वर हेडमैन ऑफ द विलेजेस, और जो ये मोस्ट ऑफ द लैंड थे ये ले लिए जाते थे, और इसमें जो है ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज बाय रेगुलरली पेस्टोरर्स, मतलब जो पेस्टोरल इन लैंड्स को यूज़ करते थे उनसे लैंड ले लिए जाते थे। इसलिए जिससे जो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन था वो कहीं ना कहीं क्या बना रहा था, वो डिक्लाइन कर रहा था पेस्टर्स और पेस्टोरलिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अब लैंड में कल्टीवेशन होने लग गई ना, वही ब्रिटिशर्स ने किसी और इंडिविजुअल को दे दी, कल्टीवेशन होने लग गई उसमें। तो अब जो पेस्टर्स उन्हें उस फील्ड से मिल लेते हैं पेस्टर्स को, वो पेस्टर्स उन्हें अब नहीं मिलेंगे, और जब पेस्टर्स उन्हें मिलेंगे ही नहीं, ग्रेजिंग लैंड उन्हें मिलेंगे ही नहीं, तो उनका जो है लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं, सेकंड पॉइंट में आते हैं।
Second, by the mid 19th century, various forest acts were being enacted in various different provinces. Though these acts, some forests were produced commercially valuable timber like Dodar or Sal were declared reserved. No pastoralists were allowed to access these forests. Other forests were classified as protected. In these some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movement सो न्यूटन कोई भी जो सेकंड था वो ये था कि मिड 19th सेंचुरी में जो इतने चालाक थे आपके विदेशी लोग कि ये लोग क्या करते थे कि मिड 19th सेंचुरी में जो है फॉरेस्ट एक्ट भी जो है क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा दिया। और ये एक्ट से क्या करते थे कि जो वैल्यूएबल चीज़ें होती थी जैसे टिम्बर हो गया, साल हो गया, ये रिजर्व कर देते थे। और ये वाले जो एरियाज थे, जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई भी पेस्टोरिस्ट को अंदर जाने नहीं देते थे और फॉरेस्ट को क्या करते थे प्रोटेक्टेड इनमें जो है लगा देते थे। और कस्टमरी और सम ऑफ द कस्टमरी ग्रेजिंग राइट ऑफ पेस्टोरिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि अगर पेस्टोरिस्ट अंदर गए भी तो बहुत सारे उनमें लगाया जाता था कि आप ये टच नहीं कर सकते, आप वो टच नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स जो है ये लोग आने लगे थे। ठीक है। The colonial official believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of the trees that germinated in the forest floor. The herds trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from ग्रोइंग। तो अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि कॉलोनियल ऑफिसर जो थे वो बिलीव क्या करते थे कि भाई ग्रेजिंग क्या करती है और डिस्ट्रॉय करती है सेपलिंग्स को और यंग शूट्स ऑफ ट्रीज, तो जो जर्मिनेट करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर में। तो जो हर्ट्स थे वो वहाँ पे सेपलिंग में जो है चलते हैं और शूट जो होते हैं उनको दबा देते हैं, तो इससे वो उग नहीं पाते हैं। इसलिए डिस्टर ये लोग क्या करते थे, उनको भी अंदर जो है नहीं आने देते थे। ठीक है। अब डिस्टर यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। दीज फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइफ्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी forest and had earlier provided valuable forage for their cattle. Even in these areas they were allowed to enter. Their movement was regulated। यानी कि अगर वो अंटर करें भी, वही तो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर उनको अंदर जाने भी दिया तो क्या बोलते थे कि भाई आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, हाथ लगाने से उनको मना कर दिया जाता था। ठीक है। तो their movement were regulated. They needed permit for entry. The timing and the entry of the departure was specified। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग में वो जाएंगे और एक स्पेसिफिक टाइमिंग में वो लोग छोड़ेंगे यानी कि चले मतलब वापस आएंगे। द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वॉज लिमिटेड। यानी कि नंबर ऑफ डेज जहाँ जब तक फॉरेस्ट में रहेंगे वो लिमिटेड होता था। पेस्टोरिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन द एरिया इवन व्हेन द फॉरेस्ट वॉज अवेलेबल। पेस्टोरिस्ट ज़्यादा एरिया में नहीं रह सकते, जितने दिन को इनको परमिट मिली हो उतने दिन ही वो वहाँ पर रह सकते हैं। ग्रासेस वॉज सक्लेंट एंड द अंडर ग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स that had been issued to them now ruled their lives. The permit specified period in which they could legally within the forest। और अगर वो ज़्यादा देर तक फॉरेस्ट में रहे, ये जानने के बावजूद कि उनको सिर्फ उतने ही दिन तक रहना है, तो उनको जो है फाइन पड़ता था और उनको फाइन जुर्माना पे करना पड़ता था। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग थर्ड में। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। अब वो एडिशनल ब्रिटिश ऑफिशियल, आपको पता ही है कि विदेशी लोग बहुत चंट होते हैं, तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो नोमैडिक लोग थे उनका बहुत अजीब सा सस्पिशियस, यानी कि ऐसा सोचते थे कि भाई ये कुछ ना कुछ चाल चल सकते हैं। उनको हमेशा ये लोग चोर की तरह देखते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स या फिर जो भी गुड्स जो है विलेजेस में बेचते थे, इन सबको तभी अच्छा मानते थे जब ये एक पर्टिकुलर लैंड में रहे। अगर ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते तो इनको क्रिमिनल माना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है आपका डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्टमैन ट्रेडर्स हु हॉक देयर गुड्स इन विलेजेस एंड पेस्टर्स हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस। मैंने कहा ना, उन्हीं लोगों को गंदा मानते थे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, क्योंकि इनको लगता था कुछ तो ये जो है कर रहे हैं, या तो कुछ तो सस्पिशियसनेस है इन लोगों में। इससे डिस्टर उनको ये लोग चोर की नजर से देखने लग जाते थे और इनको अच्छा नहीं मानते थे। चाहते थे कि एक ही जगह में ये लोग रहें और पेस्टोरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है। तो every season moving in search of good pastures for their herders, the colonial government wanted to rule over the settled population. They wanted to rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on the particular fields. Such a population was easy to identify and control. Those who were settled were seen as peaceable and law abiding. Those who were nomadic were considered to be criminal.
In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communities of craftsmen, traders, and pastoralists were classified as criminal tribes. They were stated to be criminal by nature and birth. Once this act come into force, these communities were expected to live only the notified village settlements. They were not allowed to move around within without a permit. The village police kept a कंटिन्यूस वॉच ऑन देम. तो आप देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कि ये लोग चाहते थे कि भाई एक सेटल पॉपुलेशन हो, यानी कि चाहते थे कि रूरल पीपल जो भी हो ये फिक्स प्लेस पे रहे, ये मूव ना करे जाते, है ना, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे, आसानी से काउंटिंग वगैरह इनका हो सकता था. ठीक है, तो जो लोग सेटल थे उनको पीसेबल और लॉ अबाइडिंग देखा जाता था, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उनको क्रिमिनल माना जाता था. और 1871 में जो ये गवर्नमेंट थी आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी पास कर दिया था. और इस एक्ट की ये एक्ट ये कहता था कि कम्युनिटीज जो है क्राफ्टमैन की, ट्रेडर्स की, पेस्टर्स की, ये जो है क्रिमिनल ट्राइब्स जो है कहलाते थे. तो इनको जो है स्टेट का था क्रिमिनल बाय नेचर ऑफ बर्थ. और ये एक्ट जो है तब ये एक्ट फोर्स में आ गया था. तो ये जो कम्युनिटीज़ थी ये इनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये सिर्फ एक ही विलेज सेटलमेंट पर रहे, ज़्यादा मूव ना करें, और इनको एक प्लेस से दूसरी जगह मूव भी यानी कि जाने भी नहीं दिया जाता था. ठीक है, तो विलेज पुलिस जो थी वो कंटिन्यूस वॉच उन लोगों पे रखती थी. अब जैसे हम लोग फोर्थ रीज़न जानते हैं. फोर्थ, टू एक्सपेंड दिस रेवेन्यू इनकम, यानी कि अपनी रेवेन्यू इनकम को एक्सपेंड करने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो जो है एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन जो है देखती थी, यानी कि जैसे भी उनका जो है बढ़ सकता है, क्या कहते हैं, इनकम, वो हर चीज़ वो लोग करने को तैयार थे. ठीक है, तो टैक्स जो इम्पोज किए जाते थे लैंड में, कैनल वाटर में, सॉल्ट में, ट्रेड गुड्स में और एनिमल्स में भी. तो पेस्टर्स को जो है पे करना पड़ता था टैक्स फॉर एवरी एनिमल डे ग्रेस. ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट जो है उनको टैक्स पे करना पड़ता था एनिमल्स के लिए. और बहुत सारे जो पेस्टोरल टैक्स थे इंडिया के, वहाँ पे जो ग्रेजिंग टैक्स था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19वीं सेंचुरी में. और जो टैक्स था ये पर हेड ऑफ द कैटल जो है अब भी ज़्यादा रहता था. और जो सिस्टम था कलेक्शन का ये जो है ये जो है डीएसटी आपका इंक्रीजिंगली एफिशिएंट था, यानी कि ये जो कलेक्शन का सिस्टम था इसने इसको, ये वाला सिस्टम था ग्रेजिंग टैक्स वाला सिस्टम, इसको बहुत अच्छा जो है बना दिया था. और फिर जो है ये जो टैक्स था ये कलेक्ट किया जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा. ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो ट्राई करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स ले लें, ताकि ये लोग जो है मनी ले लें. और टू रिकवर द मनी दे हैड पेड टू टैक्स एंड अर्न एज मच एज प्रॉफिट दे कुड विद इन द ईयर. तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है लेते रहते थे. तो गवर्नमेंट जो है फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि वो खुद ही टैक्स कलेक्ट कर ले डायरेक्टली फॉर द पेस्टोरेज. सो ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास. और जो है ग्रेसी ट्रैक में एंटर करने के लिए उनको पास दिखाना पड़ता था और तभी वो जो है अंदर आते थे. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द. ठीक है, तो मतलब जितना उसे टैक्स पे करा वो भी पास में जो है लिखा जाता था. अब दूसरा हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारा हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं. तो इसमें आपका क्या लिखा गया है कि दीज मेजर्स लेड टू द सीरियस शॉर्टेजेस ऑफ पेस्टर्स. क्योंकि जो 4 मेजर्स थे, पहला वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि हमेशा कल्टिवेटेड लैंड हो. दूसरा उन्होंने जो है क्या करा था, उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज वगैरह बना दिए थे, बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे कि जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट एंटर नहीं कर सकते. तीसरा उन्होंने पेस्टोरलिस्ट को ले क्रिमिनल एक्ट भी जो है पास कर दिया था. वो लोग चाहते थे वो सेटल्ड रहे, एक ही जगह रहे. और चौथा वो लोग ये चाहते थे कि वो जो है टैक्स पे करे. ठीक है, तो अब डिजिटल यहाँ पे ये 4 रीज़न की वजह से किस तरह पेस्टोरलिस्ट की लाइफ अफेक्ट होती है ये हम देखते हैं. सबसे पहले तो जिससे आपके ग्रेड्स की बहुत ही ज़्यादा सीवियर शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि अब आपके ग्रेड ज़्यादा होते नहीं है. और व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड द अवेलेबल एरिया ऑफ पेस्टोरल लैंड डिक्लाइंड.
Similarly, the reservation of forests meant the shepherds and cattle herders could not no longer freely pasture their cattle in the forest. As pasture land disappeared, under plow, the existing animal stock had to feed upon whatever grazing land remained. This led to continuous intensive grazing of these pastures. Usually, nomadic pastoralists grazed their animals in one area and moved to another area. Their pastoral movement allowed time for the nature restoration of vegetation growth. When restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands came into continuously used and quality of pasture declined. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर पेस्टरल मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे तो ग्रेजिंग लैंड जो है कंटिन्यूसली यूज हो रहा था और जो क्वालिटी थी पेस्टर्स की वो भी जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी. This in turn created a further shortage of forest for animals and deterioration of animal stock. Underfed cattle died in large numbers during scarcities and famines. ठीक है, तो ये इस तरह से जैसे आपकी जो है पेस्टोरिस्ट की जो लाइफ थी वो इफेक्ट हुई. अब लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डिड पेस्टोरिस्ट कोप अप विद दीज चेंजेस, यानी कि जो चेंजेस हुए इससे किस तरह पेस्टोरिस्ट ने इन चेंजेस के साथ कोप अप करा. ये चीज़ हम लोग जो है इस पर पढ़ेंगे. तो हम फटाफट देख लेते हैं इसको भी. Pastoralists reacted to these changes in variety of ways. Some reduced the number of cattle in their herds. ठीक है, सबसे पहला किसी ने तो भाई कैटल नंबर ही रिड्यूस कर दिया क्योंकि हर चीज़ के लिए उनको टैक्स पे करना पड़ा था. Since there were no enough pastures to feed a large number, yes, very important point. Other discovered new pastures, किन्होंने new pastures जो है discover कर लिए. When the movement to all grazing ground became difficult. After 1947, camel and sheep herding Raikas, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of the Indus as they had done earlier, क्योंकि रजिस्टर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था जैसे कि आपने अभी पढ़ाई. द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट. और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो न्यू पॉलिटिकल बाउंड्री थी उसने उनका जो मूवमेंट था वो स्टॉप कर दिया था. तो उनको नई प्लेसेस में जाना पड़ता था. और रिसेंट ईयर्स में वो जो है माइग्रेट करते हरियाणा में, वेयर शिप कैन ग्रेज और एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट वर कट. यस, सो नेक्स्ट दिस टाइम देयर फील्ड्स नीड मैन्योर देन एनिमल प्रोवाइड. तो एनिमल प्रोवाइड वाला मैन्योर यानी कि खाद भी उनको जो है चाहिए होती थी. अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. ओवर द ईयर्स सब रीजन पेस्टोरलिस्ट बिगेन बाइंग लैंड्स एंड सेटलिंग डाउन गिविंग देयर नोमैडिक लाइफ. और कुछ पेस्टोरलिस्ट जो बहुत ज़्यादा रिच थे यानी कि अमीर थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा कि अब रहने दो, नोमैडिक बन के कोई फ़ायदा है नहीं. तो उन्होंने जो है एक एक लैंड ले लिया, उसमें वो कल्टिवेशन करने लग गए और उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ एंड कर दी. सब बिकेम सेटल्ड पीसेंट कल्टिवेटिंग लैंड. Others took more extensive trading. Many poor pastoralists, on the other hand, borrowed money from moneylenders to survive. At the time, they lost their cattle, sheep, and became laborers working on the fields or small towns. Yet, pastoralists not only continued to survive. In many regions, their number had expanded over recent decades. When pastoral land in one place was close to them, they changed the direction of their movement and reduced the size of the herds, combined pastoral activities with other forms of income, and adapted to changes in the modern world. Many ecologists believe that in dry regions and in mountains, pastoralism is still ecologically and most viable form of life. तो मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से इन्होंने जो है क्या करा, कोप अप करा. Such changes were not experienced only by pastoral communities in India. In many other parts of the world, new laws and settlements patterns forced pastoral communities to alter their life. तो यहाँ पे न्यूज़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये सिर्फ पेस्टोरल कम्युनिटी इंडिया वालों ने एक्सपीरियंस किया था, बल्कि और पार्ट जो थे वर्ड्स के वहाँ भी जो है बहुत सारे लॉ और पैटर्न बनने लगे ताकि पेस्टोरल लाइफ्स को जो है अच्छी तरह पेस्टोरल कम्युनिटी जो है अच्छी तरह जी सके. हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटी एल्सवेयर कोप अप विद दीज चेंजेस इन मॉडर्न वर्ल्ड. तो न्यूज़ ये क्वेश्चन है. तो अब न्यूज़ इस तरह जो है हमने चैप्टर पूरा कर लिया और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर था. इसमें आपने पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में.
तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स.